अभी के नियम के हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करता है और अगर उसका मार्क्स किसी भी भर्ती में अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स से ज़्यादा होता है तो ये अपनी कैटेगरी को छोड़ करके अनरिजर्व कैटेगरी पर चयनित हो जाते हैं। और ओबीसी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कम चला जाता है, क्योंकि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं वो अपनी कैटेगरी छोड़ करके अनरिजर्व कैटेगरी पर फाइट करने लगते हैं। अब इसी नियम को केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें दिनांक 9 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है, जिसके बाद से ये जो ओवरलैपिंग होती थी, मतलब कि ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी जो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाते थे, इस पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन अभ्यर्थियों के ओवरलैपिंग पर रोक लगाया है, किस तरीके से ये पूरे भर्ती प्रक्रिया को बदलने वाला है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी प्रकार का एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस प्रकार की भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले पूरा मामला है क्या, इसको समझते हैं। एसएससी जीडी की 2015 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ कैंडिडेट जो कि ओवर एज हो चुके थे वो ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। जब वो ओवर एज हो चुके थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने एज में रिलैक्सेशन लिया होगा, तो एज में रिलैक्सेशन लेने के बाद वो इस भर्ती में शामिल हुए थे। अब शामिल होने के बाद से उनका जो मार्क्स था वो इनकी कैटेगरी में सिलेक्शन के लिए कंप्लीट नहीं था, लेकिन उनका जो मार्क्स था वो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करने के लिए ठीक था। मतलब कि अनरिजर्व में कैटेगरी में वो सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन अपनी कैटेगरी में वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। देखिए यहाँ पर लिखा गया, दे वर डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल एज दे हैड स्कोर्ड मार्क्स लोअर देन द लास्ट सेलेक्टेड candidate in the OBC category for various department, but their marks were higher than the last selected candidate in the unreserved category for those departments। यानी कि ये अपनी कैटेगरी में फाइट नहीं कर पा रहे थे, मार्क्स इनका कम था, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हो रहा था। इसके बाद ये सभी चले जाते हैं कोर्ट, और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट ये दिया जाता है कि इन सभी कैंडिडेट को जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एज में रिलैक्सेशन लिया हुआ है, बावजूद इनको अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाए क्योंकि इनका मार्क्स अनरिजर्व से ज़्यादा था। ठीक है, इसी प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट में गया था, जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट हेल्ड दैट द रिफ्यूजल टू परमिट रिस्पोंडेंट रिट पिटिशन टू माइग्रेट to the unreserved category through they scored higher than last candidate in such category run counter to the principle of merit based recruitment in public service and would be opposed to the principle of equality under article 14। यानी कि ये मामला यूपीएससी से संबंधित था। यूपीएससी में से संबंधित इस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर इन कैंडिडेट को जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं और किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिए हैं, अगर इनको अनरिजर्व सीट पर माइग्रेट नहीं किया जाता है तो ये आर्टिकल 14 का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट का भी ये उल्लंघन होगा, क्योंकि मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट क्या कहता है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि ज़्यादा नंबर पाया है वो पहले सिलेक्शन लेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो चूंकि फाइनल जो एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर तय किया जाता है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं फाइनल जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें सबको एक बराबर मौका मिल रहा है, और अगर कोई कैंडिडेट अनरिजर्व से ज़्यादा नंबर लाता है किसी कैटेगरी में रहते हुए तो आर्टिकल 14 के तहत उसको अनरिजर्व सीट पर जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन क्यों ना लिया हो, एज में हो गया हो, फाइनल जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसमें क्यों ना लिया हो, या फिर जैसे शिक्षा विभाग में टेट में आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है वो क्यों ना हो, या फिर बीएड बीटीसी करते समय जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है वो ही क्यों ना लिया हो। इन सभी मामले में माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा था, हालांकि ये मामला यूपीएससी से संबंधित था, कि इन अभ्यर्थियों को लेवल प्लेइंग फील्ड में ओपन कंपटीशन करने का मौका मिलना चाहिए, और चूंकि रिटन एग्जामिनेशन के तहत उनका चयन हो रहा है और इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी में वो जाने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, और अगर नहीं भेजा जाता है तो सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा एक मेमोरेंडम जो कि 1998 में जारी किया गया था एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस मेमोरेंडम के अनुसार कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी पर तभी जाएगा जब वो अनरिजर्व कैटेगरी की सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी वाले मामले में उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के द्वारा इसको क्या किया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया और ये जो रिव्यू पिटीशन था उसको डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, जो यूपीएससी वाला मामला था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जितेंद्र कुमार वाले मामले में जो कि मेमोरेंडम जारी किया गया था उसमें उस मेमोरेंडम को कंसीडर नहीं किया गया। अब ये मेमोरेंडम क्या था ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 1/7/1998 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा ये केंद्र सरकार के द्वारा मेमोरेंडम निकाला गया था और इस मेमोरेंडम के हिसाब से देखिए साफ तौर पर तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन दिस कनेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट ओनली सच SC ST OBC कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड to general candidates shall not be adjusted against reserved vacancies. In other words, when a relaxed standard is applied in selecting an SC ST OBC candidates, for example, in the age limit, experience, qualification, permitted number of chances in written examination, extended zone of considering larger than what is provided for general category candidate etc. The SC ST OBC candidate are to be counted against reserve category. Such candidates would be deemed as unavailable for consideration against unreserved category. यानी सुप्रीम कोर्ट के इस मेमोरेंडम के हिसाब से SC ST OBC का कैंडिडेट तभी अनरिजर्व कैटेगरी पर फाइट कर सकता है अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी की सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है और अगर किसी भी प्रकार का एज में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर उसने रिलैक्सेशन ले लिया है तब उसको ओपन सीट पर नहीं मौका दिया जाएगा, क्योंकि ओपन सीट पर वही कैंडिडेट जाएगा जो कि ओपन सीट की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। मतलब कि फीस में भी रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहिए, एज में भी रिलैक्सेशन ना लिया हो, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन ना लिया हो या फिर किसी भी प्रकार की छूट किसी भी तरीके से उसने ना लिया हो, उसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी को ओपन सीट पर भेजा जाएगा। और अगर कोई भी कैटेगरी वाला अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का छूट लिया होगा तो उस कंडीशन में उसको अपनी ही कैटेगरी में फाइट करना होगा। इसी प्रकार के एक और मामले में जो कि दीपा ईवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया था, इसमें 2 जज के बेंच के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये कहा गया, देखिए जो 1994 में गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन निकाला गया था जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, देखिए एंड जनरल प्रिंसिपल मेड देयर वेयर इन एप्लीकेबल टू अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेयर सच माइग्रेशन इज नॉट परमिटेड। यानी कि इस वाले केस में माइग्रेशन को परमिट नहीं किया गया था। माइग्रेशन का मतलब कि जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं वो अनरिजर्व पर जो माइग्रेट होकर के जा रहे हैं उसको परमिट नहीं किया गया था, अलाउ नहीं किया गया था। इसी प्रकार के एक और मामले में आप देख सकते हैं एक बेंच के द्वारा जो कि गौरव प्रधान वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान था। यहाँ पर देख सकते हैं हेल्ड जनरल ऑब्जर्वेशन इन जितेंद्र कुमार शैल नॉट कम इन एड ऑफ रिजर्व कैंडिडेट्स हु हैड अवेल्ड एज रिलैक्सेशन टू माइग्रेट टू जनरल कैंडिडेट कैटेगरी। यानी कि जिन्होंने एज में रिलैक्सेशन लिया है उसको जनरल कैटेगरी पर माइग्रेट नहीं करने के संदर्भ में इस प्रकार का जजमेंट आया हुआ था। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एक मामला था प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, जिसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है उसको रिलैक्स कर दिया गया 10% से 20%, जो कि अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते थे। किसके लिए? प्राइमरी टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए। और ये केस किससे संबंधित था? विकास संखाला। अब उस मामले में कोर्ट का क्या एनालिसिस था? कोर्ट ने ये कहा कि देखिए जो 20% से रिलैक्स किया गया या फिर कंसेशन दिया गया टेट के मार्क्स में, तो फाइनल मेरिट में इनको इस कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थियों को कोई भी लाभ नहीं मिला। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए 20% ऑफ टेट मार्क्स टू द फाइनल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट। Consequently, the reserve candidate who secured lesser marks in TET would not get any additional advantage general candidates in computing the final score irrespective of lowering the qualifying marks in TET। हाईकोर्ट ने यह कहा कि इनको कंसेशन जरूर मिला है लेकिन फाइनल सिलेक्शन में इस कंसेशन का कोई भी लाभ नहीं है। अब इस मामले को कैसे हाईकोर्ट समझाती है, यहां पर देखिए हाईकोर्ट ये कहती है, देखिए सपोज और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट obtained 53 marks in TET. He is treated as having qualified TET. However, when he is considered for selection to the post of primary teacher, in respect of allocation of marks, he will get 20% marks of TET. Against him, a general candidate who secured 70 marks in TET shall be
awarded 14 मार्क्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि हाईकोर्ट ये कह रही थी, ध्यान से समझिएगा, कि इस कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया कि 53 नंबर पर ही ये पास हो जाएगा टेट में, और कोई कैंडिडेट 70 नंबर पर जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग है वो पास हो रहा है। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि चूंकि सिलेक्शन प्रोसेस में 20% मार्क्स को जोड़ना है, तो इसका जब आप 20% निकालेंगे तो उसका रिस्पेक्टिवली कम मार्क्स ही जुड़ेगा फाइनल मिनट में, और इस कैंडिडेट का जब 20% निकालेंगे तो रिस्पेक्टिवली उसका ज़्यादा मार्क्स जुड़ेगा। यानी कि जो रिलैक्सेशन दिया गया उससे चयन के नियम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए आगे माननीय हाईकोर्ट क्या कहती है, यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा था, 10 ऑन द बेसिस ऑफ टेट मार्क्स रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैव नॉट गॉट एनी एडवांटेज व्हाइल कंसिडरिंग हिज कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट। ऑन द कॉन्ट्रे लेवल प्लेइंग फील्ड इज मेंटेन्ड वेयर बाई अ पर्सन सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन टेट वेयर बिलोंगिंग टू जनरल कैंडिडेट और रिजर्व कैटेगरी इज एलोकेटेड हायर मार्क्स in respect of 20% of TET marks. Thus, in recruitment process, no weightage or concession is given, and allocation of 20% of TET marks is applied across the board. Therefore, the High Court is not correct in observing that concession was given in the recruitment process on the basis of relaxation in TET. इसी प्रकार के ओवरलैपिंग वाले मामले में एक याचिका सौरभ यादव जी के नाम से थी, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर जो वुमन को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें ओवरलैपिंग को लेकर के ये मामला था। माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि वुमन को जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी पूरी तरीके से वर्टिकल ऊपर जा सकती हैं अगर उनका मेरिटोरियस नंबर है तो। मतलब कहने का मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट है और वो फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ओबीसी की फीमेल है तो ओबीसी कैटेगरी में ही उनका केवल ओवरलैपिंग हो सकता है। लेकिन इस वाले मामले में माननीय कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि भले ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है फिर भी ये ओपन सीट पर जा सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में बहुत सारे हाई कोर्ट के अलग अलग राज्यों के मामले का जिक्र किया हुआ है, और फाइनल आउटकम उन्होंने क्या दिया है वो 32वें नंबर पैराग्राफ से शुरू होता है। देखिए ध्यान से, ऑन एन एनालिसिस ऑफ द aforesaid केसेज द समरीज एज फॉलोज। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है अब यहां से शुरू हो रहा है। देखिए, वेदर अ रिजर्व कैंडिडेट हु हैड अवेल्ड रिलैक्सेशन इन फी अपर एज लिमिट टू पार्टिसिपेट इन ओपन कॉम्पिटिशन विथ जनरल कैंडिडेट मे बी रिक्रूटेड अगेंस्ट अनरिजर्व सीट would open on the fact of each case. That is to say, in event there is no embargo in the recruitment rules employment notification, such reserve candidate who have scored higher than the last selected unreserved candidate shall be entitled to migrate and be recruited against unreserved seats. यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी भर्ती के नोटिफिकेशन में शर्त अगर जब तक मेंशन नहीं की गई है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि अगर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिए हैं और वो माइग्रेट नहीं हो सकते, जब तक इस प्रकार की शर्त किसी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में नहीं लिखी गई है तब तक उसको माइग्रेट किया जाएगा। ठीक है, किसमें? कैटेगरी होने के बावजूद भी और रिलैक्सेशन लेने के बावजूद भी उसको माइग्रेट अनरिजर्व में किया जाएगा। हाउ एवर इफ एन embargo is imposed under relevant recruitment rules, such reserve candidate shall not be permitted to migrate to general category seats. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी तरीके से भर्ती के नियम पर निर्भर करेगा, नोटिफिकेशन के शर्तों पर निर्भर करेगा। अगर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला अभ्यर्थी अगर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिया है तो वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा, अनरिजर्व सीट पर नहीं जाएगा। अगर नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई है तब उसको एक तरीके से अनरिजर्व सीट पर माइग्रेट नहीं किया जाएगा, भले ही उसका मार्क्स अनरिजर्व से ज़्यादा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में इस प्रकार की बातें नहीं लिखी गई हैं तो माइग्रेशन पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन क्यों ना लिया हो। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी स्पष्ट करती है कि अगर नोटिफिकेशन में नहीं भी लिखा गया है लेकिन इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि उसको माइग्रेट कर ही दिया जाएगा। वो अलग अलग केस टू केस फिर से एग्जामिन होगा। मतलब कि उस अभ्यर्थी को जो कि कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसको माइग्रेट कर दिया गया, भले ही नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था, फिर भी अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो केस टू केस अलग से फिर से एग्जामिन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि हाई कोर्ट जो कि इस वाला मोमेरेंडम था 1998 में जो मोमेरेंडम निकाला गया उसको एग्जामिन करने में वो फेल होती है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। और यहाँ पर
इन्हीं सब जजमेंट के बाद से यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है। मतलब क्या अब फाइनल आउटकम है, अगर नोटिफिकेशन में लिखा है तब तो माइग्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी माइग्रेशन किया गया, अगर उसको चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो केस टू केस ये देखा जाएगा और वहां पर भी माइग्रेशन को रद्द करने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा अगर नोटिफिकेशन में क्लियर लिख दिया गया है तब तो माइग्रेशन 100% नहीं होगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 69,000 वाले मामले में। 69,000 वाले में जो आरक्षण विसंगति की बात की जाती है, उसमें ऐसे कैंडिडेट जो कि कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन ले लिया हो, चाहे एज में, चाहे फीस में, या फिर टेट के मार्क्स में, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन अगर लिया है उन्होंने, और अगर वो, चूंकि मामला अब माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, तो अब इस जजमेंट की जब कॉपी लगेगी तो उनका माइग्रेशन जो है हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। और उनका माइग्रेशन अगर रद्द करती है तो मेरिटोरियस कैंडिडेट जो कि ओपन पे चले गए होंगे उनको माइग्रेट करके फिर से अपनी ही कैटेगरी में आना पड़ेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो ओबीसी कैंडिडेट का जितना सीट मिला है वो उतने ही सीट मिलने की संभावना रहेगी। अब ये देखना होगा कि ये जो 69,000 की लिस्ट बनी थी वो किस तरीके से बनी हुई थी, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस लिस्ट को रिवाइज करने के आदेश दे दिए। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो वहां से देखना होगा कि वहां से इस पूरे जजमेंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और इसका पूरा प्रभाव अब आने वाली भर्तियों में पड़ेगा, ना सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि हर भर्तियों में। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन आपने ले लिया है, अगर आपके मार्क्स अनरिजर्व से ज़्यादा भी क्यों ना हुए, तो उस कंडीशन में आप अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। इससे जो मेरिटोरियस कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं अपनी कैटेगरी में जब सेलेक्ट होंगे तो वो जो कैटेगरी वाली जो फाइनल कट ऑफ होगी वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं समझता हूं इससे संबंधित जितने भी आपके मन में शंका थी वो दूर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।